अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी बांग्लादेश हिडनबर्ग कोइंसिडेंस। बीच में हिंदी लिखी हुई है, वो नहीं बोल रहा। और राहुल गांधी आज जिन्होंने की वीडियो है जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहले अमेरिका और आईएसआई की साजिश से भारत की दोस्त शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाया जाता है। फिर शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर जाते ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म होने लगते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रही इस हिंसा पर पूरी दुनिया में बांग्लादेश को घेरा जाता है। बांग्लादेश में बनी सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से चारों तरफ से सवाल पूछे जाने लगते हैं। मोहम्मद यूनुस चाहकर भी बांग्लादेश में हो रही वायलेंस को रोक नहीं पाते, और तभी अचानक से हिंडनबर्ग आगे आकर कहता है कि भारत को लेकर फिर से बड़ा खुलासा करने वाला है। दुनिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर हिंडनबर्ग के खुलासे पर आ जाता है। वो शनिवार को सेबी चीफ के गौतम अडानी की कंपनी से रिश्ते बताते हुए एक रिपोर्ट देता है। ये रिपोर्ट खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसे साबित होता है। हिंडनबर्ग को उम्मीद थी कि रिपोर्ट आते ही भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो जाएगा। भारत में हर कोई सरकार से सवाल पूछने लगेगा और भारत में इतना हंगामा होगा कि पूरे साउथ एशिया का ध्यान बांग्लादेश से हटकर भारत पे आ जाएगा। मगर अफसोस, भारत के इन्वेस्टर्स ने हिंडनबर्ग और उनके गुर्गों के मुंह पर गीली चप्पल मारकर उन्हें बेइज्जत कर दिया। भारतीय शेयर मार्केट पर इस हथकंडे का कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बांग्लादेश से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए भारत के शेयर मार्केट को गिराने की जो कोशिशें हो रही है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है, या जानबूझकर कुछ ताकतों की तरफ से भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? जब पूरे भारत और दुनिया में चर्चा बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों की हो रही थी, तभी अचानक से हिंडनबर्ग ने एक ऐसा खुलासा करने की बात क्यों कर दी जिसमें खुलासे जैसा कुछ था भी नहीं। और जब आप नजदीक से देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो लोग बांग्लादेश में भारत की दोस्त शेख हसीना की सरकार गिरने में शामिल हैं या शेख हसीना की सरकार गिरने से खुश हैं, यही लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर भी ताली बजा रहे हैं। सिर्फ ताली नहीं बजा रहे, इन लोगों का हिंडनबर्ग के मालिक जॉर्ज सोरोस से पुराना याराना भी है। आखिर क्या रीजन है कि बांग्लादेश में वायलेंस के बाद शेख हसीना की सरकार हटाई जाती है तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ भारत में भी हो सकता है? आखिर क्या रीजन है कि जो जॉर्ज सोरोस खुलेआम मोदी को लेकर अपनी नफरत जाहिर कर चुके हैं, उसी से जुड़े कुछ लोग कांग्रेस की रैलियों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ देखे जाते हैं? ये सब घटनाएं देखने में अलग अलग लग सकती है, मगर इन सब का मकसद एक ही है, भारत और भारत के बाहर ऐसा माहौल बनाना जिससे यहाँ की सरकार कमजोर हो जाए। तो आइए अगली कुछ देर में कुछ सबूतों के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? क्या सच में भारत के बाहर और अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे इस देश को कमजोर किया जा सके? इसलिए आप में से हर एक से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरी देखना और इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना। इस वीडियो का शेयर होना जरूरी है। शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। इससे पहले कि हम आज के मुद्दे की तह में जाएं और कुछ ऐसे खुलासे करें जिसे सुनकर आपका सिर भर ना जाए, उससे पहले आपके फायदे की एक बात। और दोस्तों, मेन मुद्दे की बात करते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हुआ तो भारत में बहुत सारे लोग खुशी के मारे मंकी डांस करने लगे। ये चोमू इस बात पर ताली बजा रहे थे कि शेख हसीना तो एक डिक्टेटर थे और बहुत अच्छा हुआ जो उसे सत्ता से बाहर निकाल दिया। हमने तब भी बांग्लादेश पर बनाए अपने वीडियोस में बोला था कि अरे चंपुओं, तुम शेख हसीना के हटाए जाने पर तो खुश हो, मगर ये सोचो कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं का क्या होगा। मगर ना, इन लोगों को ये बात कहां समझ आने वाली थी। फिर अगले एक हफ्ते में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश के कट्टरवादी संगठनों से लेकर पाकिस्तान की आईएसआई तक और अलकायदा जैसे संगठन भी शेख हसीना के जाने का जश्न मना रहे थे। खुद बांग्लादेश में कई कट्टर धार्मिक नेता हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की वकालत कर रहे थे। मतलब किसी अंधे को भी ये क्लियरली समझ में आ जाता और दिख जाता कि शेख हसीना का जाना भारत और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कितना बड़ा नुकसान है। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश न्यूज़पेपर ब्लिट्स के एडिटर सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने एक टीवी डिबेट में ये क्लेम किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से उन्होंने मीटिंग की थी। इसी तारिक रहमान ने शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग की थी। चौधरी ने दावा किया कि रहमान से मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने इस प्लान को मंजूरी दी थी। Few weeks ago, Congress leader Mr. Rahul Gandhi, he visited London and he had a secret meeting
with Tariq Rahman, the acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party. And he gave green signal to this what is happening in Bangladesh now. Taliban takeover of Bangladesh. आपको बता दें कि खालिदा जिया का ये भगोड़ा बेटा तारिक रहमान एक इस्लामिक आतंकवादी है। ये 2007 से बांग्लादेश से फरार है। इस पर इल्जाम है कि इसने शेख हसीना की आवामी लीग की पॉलिटिकल रैली पर बम से हमला करवाया था। उस हमले में शेख हसीना तो बच गई थी, मगर उनकी पार्टी के 24 लोग मारे गए थे। इस मामले में 2018 में बांग्लादेश की एक कोर्ट ने तारिक रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सबसे सीरियस बात यह है दोस्तों कि चौधरी अपने एक दूसरे आर्टिकल में यह भी क्लेम कर चुके हैं कि तारिक रहमान पर यह इल्जाम है कि उसने भारत में जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स हैं उन्हें हथियार सप्लाई करवाए थे। अब अगर ऐसे तारिक अहमद से भारत का इतना बड़ा नेता मिलता है और उसके बाद बांग्लादेश में जो कुछ होता है, इससे यह शक पैदा होता है कि क्या सच में बांग्लादेश में जो हुआ वो छात्रों का आंदोलन था या इसके पीछे किसी की कोई बड़ी साजिश। और साजिश हुई थी तो उस साजिश का भारत के कुछ नेताओं को भी पहले से पता था क्या? हेलो, हम यहाँ फिर से अंडरलाइन कर दें कि यहाँ हमने जो भी बातें की है वो किसी भारतीय न्यूज एजेंसी या भारतीय पत्रकार के हवाले से नहीं की, बल्कि बांग्लादेश के ही एक बड़े अखबार के एडिटर के लेख और टीवी इंटरव्यू के बेस पे की है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाए जाने से लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने तक इन सारी घटनाओं में जितने कैरेक्टर हैं वो सब आपस में एक दूसरे को जानते कैसे हैं? अब क्या ये भी इत्तेफाक है कि जिन शेख हसीना को हटाए जाने के बाद जिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का चीफ बनाया गया वो भी अमेरिकी नेताओं के क्लोज रहे हैं? वो अमेरिका जो एक टापू न दिए जाने से शेख हसीना से नाराज था। डेनमार्क के खोजी पत्रकार टॉम हेनमैन ने कुछ साल पहले मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। टॉम हेनमैन ने बताया था कि कैसे ग्रामीण बैंक के नाम पर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस लोगों से 27 से 40% इंटरेस्ट पर उन्हें लोन देते थे। इसके चलते कई लोग बर्बाद हो गए। इन्हीं यूनुस ने 90 के दशक में यूरोपीय देशों से डोनेशंस के नाम पर मिले $100 मिलियन के आसपास के फंड एक ऐसी संस्था को गिफ्ट कर दिए जिसमें इनके परिवार के ही लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया कि इन्हीं मोहम्मद यूनुस की अमेरिका की फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन से व्यावसायिक रिश्ते भी थे। हिलरी ने न्यूयॉर्क की मेयर रहते हुए मोहम्मद यूनुस की संस्था को $13 मिलियन डोनेट किए। फिर जब बांग्लादेश में उन पर करप्शन के आरोप लगे तब भी हिलरी क्लिंटन ने मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए शेख हसीना की सरकार पर प्रेशर बनाया। तब शेख हसीना पर यहां तक प्रेशर बनाया गया कि अगर उन्होंने यूनुस पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो बांग्लादेश को एक पुल के लिए वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $1.5 बिलियन की जो मदद है वो रोक दी जाएगी। 2007 में जब बांग्लादेश में सेना ने सरकार का तख्ता पलट किया था तब भी हिलरी क्लिंटन चाहती थी कि शेख हसीना और खालिदा जिया रिटायर हो जाएं और मोहम्मद यूनुस नई सरकार संभाले। और क्या ही कोइंसिडेंस है बॉस कि आज जब शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया तो हिलरी क्लिंटन और अमेरिका के दोस्त मोहम्मद यूनुस ही नई सरकार के हेड बने हैं। तालियां। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और ये कोइंसिडेंस यहाँ खत्म नहीं होते बॉस। आप 25 दिसंबर 2006 की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ढाका के नेशनल म्यूजियम में हो रहे एक प्रोग्राम की जिसमें मोहम्मद यूनुस और अमर्त्य सेन हाथ मिला रहे हैं और इस तस्वीर के एक्सट्रीम राइट में खड़ा शख्स है आपका, हमारा, हम सब का प्यारा जॉर्ज सोरोस। अब ये बात सही है कि तस्वीरें अपने आप में कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए काफी नहीं होती, लेकिन अमर्त्य सेन मौजूदा सरकार को लेकर क्या सोच रखते थे ये सब जानते हैं। मोहम्मद यूनुस भारत को लेकर क्या सोचते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है और जॉर्ज सोरोस के बारे में तो क्या ही बताएं। आज की तारीख में बांग्लादेश में भारत की 2 शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस सत्ता संभाल रहे हैं, जिन्होंने आते ही भारत के खिलाफ कई बयान दे दिए। ये तक कह दिया है कि जब बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा था तो भारत ने कुछ किया क्यों नहीं। और फिर यही मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर जब घिरने लगे तो इसी तस्वीर के कोने में खड़े जॉर्ज सोरोस से जुड़े हिंडनबर्ग ने खुलासा करके सबका ध्यान भारत के शेयर बाजार पर लाने की कोशिश की। समझ रहे हो? दोस्तों, आपको याद होगा कि शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद जो हमने पहली वीडियो बनाई उसमें भी हमने ये बात कही थी कि इस सबके पीछे अमेरिका की डीप स्टेट का हाथ हो सकता है। अब डीप स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि जब सरकार सीधे तौर पर किसी मैटर में इन्वॉल्व न होकर अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके किसी दूसरी स्टेट को इन्फ्लुएंस करे। एक छोटा देश अगर उसकी बात नहीं मान रहा तो पहले ये देखो कि सरकार में उसी देश के दुश्मन कौन कौन है। इस केस में खालिदा जिया और उनका बेटा तारिक रहमान थे। तारिक रहमान लंदन में थे। फिर ये देखो कि अगर उस बंदे को हटाया जाए तो ऐसे किस आदमी को लाया जा सकता है जो उनके देश का करीबी हो। इस केस में वो मोहम्मद यूनुस थे और उन पर नॉन पॉलिटिकल होने का तमगा भी था।
फिर ये देखो कि अपने यहां से ऐसे कौन से लोग हैं जो मोहम्मद यूनुस को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। फिर यही डीप स्टेट ये भी मैनेज करता है कि उस देश के पड़ोस में इस पर क्या रिएक्शन आएगा, वहां कौन कौन से लोग मैटर करते हैं। शेख हसीना के केस में तो भारत सरकार इसकी इजाजत कभी नहीं देती, तो बची ऑपोजिशन पार्टीज, जिसके टॉप लीडर पर आज ये इल्जाम लग रहा है कि वो लंदन जाकर खालिदा जिया के बेटे से मिला था। और अगर इतने कोइंसिडेंस काफी न हो तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जनवरी में भी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर कुछ खुलासे किए थे। उन खुलासों पर भी भारत में खूब पॉलिटिक्स हुई। अब उसी दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी। उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी नाम का एक शख्स दिखाई देते। सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ के वाइस प्रेसिडेंट है। नाउ गेस व्हाट, इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस की संस्था की तरफ से आर्थिक मदद मिलती है। अब अगर ये भी इत्तेफाक है बॉस, तो ऐसा लगता है कि कोरोना की तरह इत्तेफाकों का भी कोई वायरस फैला हुआ है, या फिर मुझे ही जासूसी फिल्में देखनी कम कर देनी चाहिए, है कि नहीं। बट ऑन अ सीरियस नोट, चाहे शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार से निकाला जाए या शॉर्ट सेलिंग करके कमाई करने वाला कोई बिजनेस ग्रुप भारत के किसी उद्योगपति को टारगेट करके भारत का मार्केट गिराए और खुद पैसा बनाना चाहे, इन दोनों ही केसेस में नुकसान किसका है? आप बताइए। हमारा ही नुकसान है। हम वेस्ट में पहले से ही पाकिस्तान नाम के एक जाहिल और कट्टर पड़ोसी से जूझ रहे हैं। अब शेख हसीना के जाने पर हमारे ईस्ट में भी कट्टरपंथियों का राज हो जाएगा। अब सोचिए, जिस खालिदा जिया के बेटे पर यह इल्जाम तक लग चुका है कि उसने भारत में बैठे कट्टरपंथियों को हथियार पहुंचाने की कोशिश की, अब जब यही लोग खुद वहां की सरकार में आ जाएंगे तो भारत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते बॉस, सोच भी नहीं सकते। इसीलिए शेख हसीना के जाने पर भारत में खुशी के मारे बंदर गुलाटियां मारने वाले जाहिलों को मैंने तब भी यही कहा था कि आप लोग खुश किस बात पे हो रहे हो भैया, इसमें भारत का तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। हमारे बॉर्डर भी अनसेफ होंगे और बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं पर भी आफत आएगी। और पिछले एक हफ्ते में वहां क्या हुआ ये सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा, हिंडनबर्ग या सोरोस जैसे लोग अगर इस इंटेंशन से भारत को लेकर खुलासा करते हैं कि हमारी तो कमाई हो जाएगी, भारत का छोटा इन्वेस्टर जाए भाड़ में, तो उस पर ताली पीटने वाली क्या बात है, बताइए जरा। हैरानी ये है दोस्तों कि जो कांग्रेस पार्टी अब आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ताली पीट रही है, जिस रिपोर्ट के बाद भारत का शेयर मार्केट गिर भी सकता था, उसी कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर ने भारत के इसी शेयर मार्केट से पिछले 6 महीने में 46.5 लाख प्रॉफिट के बनाए हैं। जी हाँ, कुछ ही महीनों में 46.5 लाख। और ये हम नहीं कह रहे हैं, चुनावी एफिडेविट में उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया। उसी पोर्टफोलियो के बेस पर चेक कर लीजिए उनका पोर्टफोलियो कितना अप हुआ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के जिस शेयर मार्केट के आप खुद डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, उसी को गिराने की कोशिश पर आपकी पार्टी ताली बजा रही है, वो भी ऐसी कोशिशें जो बुरी नीयत से भरी हुई है। बांग्लादेश में सड़कों पर खून बहाया जाता है, हिंदू मारे जाते हैं, और आप ही की पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद ये मंसूबे पालने लगते हैं कि भारत में भी जल्द ऐसा हो सकता है। क्यों? Why? बताइए जरा। मतलब आप लोगों को लग रहा है कि एक सरकार को हम चुनाव में तो नहीं हरा रहे, चलो यही उम्मीद कर लें कि कुछ गुंडे हुजूम में आकर सरकार गिरा दें। शर्म आती है ऐसी सोच पर और ऐसी थिंकिंग पर और ऐसी राजनीति पर। जब आप देश में तख्ता पलट की बात बोलकर एक चुनी हुई सरकार के हटने की दुआ मांगने लगे, तो आप ये पहले ही कबूल कर चुके हो कि इन्हें हराना हमारी औकात में है ही नहीं है, हमारे बूते की बात ही नहीं है। जब आप दूसरे देशों में बैठे लोगों से हाथ मिलाकर अपनी ही सरकार को गिराने में लग जाएं, तो आप ये मान ही रहे हैं कि हम सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर सच में आपकी ऐसी ही सोच है तो मैं क्या ही कहूं। ऐसी सोच पर जो भी कहना है या करना है वो लोगों को ही करना है और लोगों को ही कहना है। हमारा काम तो बस इतना है कि जो दिख रहा है या जो समझ में आ रहा है वो बाकी देश को भी दिखाया या समझाया जाए, सिंपल। बाकी हमारी किसी भी बात से अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके लिए आप किस किस को गुनहगार मानते हैं उस हर एक व्यक्ति का नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन जो सबसे जरूरी बात इस वीडियो की है वो ये कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि सच जानना सबका अधिकार है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को कम से कम 4 लोगों तक तो जरूर पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक दिया है, डाउनलोड करना मत भूलें, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। आपके गोल्स क्या हैं? अच्छा बॉडी, अच्छा ट्रेनिंग कीजिए और अच्छा पैसा, और डाउनलोड कीजिए बिनोमो। साइन अप कीजिए बिनोमो पर, ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखना स्टार्ट कीजिए। कीप गोइंग एंड यू कैन गेन। और हेलो, जाने से पहले आप मेरी भी किस्मत जरूर बदलना बोले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। जी बिल्कुल, ये बात तो है कि शेख हसीना बाजी जो है उनके जाने का जो नुकसान है वो भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान है झेलना पड़ सकता है। और उसमें देखा जाए तो काफ़ी सारा जो टेंशन है वो भारत को भी देखना भी पड़ रहा है, जो बांग्लादेश में
खुसूसी तौर पर हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस चीज को लेकर इंडिया में काफी ज्यादा माहौल इस वक्त खराब है। और इंडिया की गवर्नमेंट भी चूंकि इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। और इंडियन काफी सारे ऐसे बॉर्डर हैं जो सिक्योर थे जब शेख हसीना वाजद थी, लेकिन उनके जाने के बाद काफी सारे ऐसे बॉर्डर भी हैं जो अनसिक्योर हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं खतरा है। और उसके बाद जो मोहम्मद यूनस आए हैं, अभी नई सरकार जो आई है, उसके जो ताने बाने जहाँ पे जुड़ते हैं आलमी ताकतों से, आलमी साजिशों से, वो भी आप लोगों के सामने खुलासा आरजे रौनक भाई ने किया है कि उनके पीछे किसका हाथ है और वो किसके कारिंदे अभी छोड़े हुए हैं। और आगे जाके जो पार्टी जो सत्ता जो राज्य को संभालने के लिए आएगी, जो बांग्लादेश को संभालने के लिए आएगी, वो खालिदा जिया की पार्टी जो है उनकी है, तो वो कट्टरपंथी जो है वो उनमें कूट कूट के भरी हुई है। और उनके जो ताने बाने जुड़ते हैं वो भी आलमी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं। और उनका बेटा जो है उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगा हुआ है। हसीना वाजिद जो है उनके ऊपर उसने हमला भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो लंदन में शरण लेकर बैठा हुआ है। और इसके बाद अगर खालिदा जिया आ जाती है तो इंडिया में जो माहौल है ना वो बड़ा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो कट्टरपंथी को हवा दी जाएगी और इस्लामी जमातें जितनी भी हैं कट्टरपंथियों की, उन उन सबको जब वो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा तो वो इंडिया में माहौल जो है वो खराब कर सकते हैं। आरजे रौनक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो ऐसे कट्टरपंथी जो इस वक्त तालियां बजा रहे हैं इंडिया में शेख हसीना वाजिद के जाने से, उन्हें ये पता होना चाहिए कि नुकसान जो है वो इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो थी वो एज अ बेस्ट फ्रेंड कह लें इंडिया के साथ, उनके ताल्लुकात इस तरह से थे। और उनके होते हुए इंडिया बहुत सिक्योर था, क्योंकि इंडिया के लिए वो बहुत ही जबरदस्त लीडर थी और इंडिया के साथ बड़ी ऑनेस्ट और मुखलस थी। लेकिन उनके जाने के बाद कट्टरपंथी जमातों का रूज आ जाएगा। कट्टरपंथी जमातें जितनी भी हैं आलमी ताकतों का यूज करना जो है उनको आसान हो जाएगा। और इंडिया जो है वही आलमी ताकतें जितनी भी हैं उनकी नजरों में चुभ रहा है इस वक्त। कहीं वो नहीं चाहते कि इंडिया जितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है वो तरक्की करे। ये माहौल खराब करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यही है कि कहीं ना कहीं इंडिया को डिवैल्यू किया जाए, इंडिया को नीचे लाया जाए, इंडिया की जो इतनी स्पीड से तरक्की हो रही है उसको रोका जाए। और चाइना के और इंडिया को लेकर कुछ ना कुछ इस तरह के इख्तिलाफात को बढ़ावा दिया जाए। अगर वो नहीं हो सकता तो बांग्लादेश के साथ बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि किसी ना किसी तरीके इंडिया को ना उलझाना चाहती हैं आलमी ताकतें जितनी भी हैं, और इंडिया को उलझा कर वो जो तरक्की वाला रास्ता है उसके ऊपर जाने से रोकना चाहती हैं। लेकिन इंडिया फिल वक्त तो बड़ी समझदारी से पॉलिसीज बना रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरा साबित हो सकती हैं। बिल्कुल जी। और सबसे पहले सॉरी, दोनों शुरू शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ ना इस वजह से क्योंकि एलर्जी हुई पड़ी है और वट बना हुआ है, बस है, तो जिसकी वजह से ना वो एलर्जी हो जाती है, तो इसलिए हम दोनों को जो है ना वो ये सारा कुछ है। और आप डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे शायद, नहीं इधर भी हो गई है इधर तो बहरहाल ये है कि मौसम ही ऐसा है और थोड़ा सा बना हुआ है ऐसा, और इसको जो है ना इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। बाकी अभी जो इन्होंने कहा है कि और जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो हिडनबर्ग के यही चाहते थे कि वो मतलब कि उसके साथ जो भी हैं वो यही चाहते थे कि इंडिया में माहौल ख़राब हो और इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो डाउन हो और इनको फिर फ़ायदा होगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना माहौल ख़राब हुआ है अभी तक, फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। जाहिर है डीप स्टेट जो है वो चाहती तो यही है ना, वो कि खाली बांग्लादेश में नहीं, इंडिया में भी वो चाहती हैं कि इंडिया में भी हालात ऐसे ही ख़राब हों, इंडिया की भी स्टॉक मार्केट नीचे आए और जो है वो इंडिया, क्योंकि अमेरिका की जो नहीं सुनता उसके खिलाफ हो जाता है इंडिया। बीच बेशक ऊपर से कह रहे होंगे कि अपना कि हम मतलब कि इंडिया के साथ ही शो होते होंगे, लेकिन बीच में से इंडिया को ना वो दीमक की तरह खाते भी हैं। मतलब कि पीठ पीछे जो है वार करते हैं ये जितने भी डीप स्टेट, अमेरिका, जितने भी आलमी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि उनके अंडर से कोई बाहर जाए, तो इंडिया जो है वो किसी की सुनता नहीं है। तो ये माहौल तो ख़राब करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और वो यही चाहते हैं कि हो जाए। और पहले बांग्लादेश के माहौल ख़राब किया, हसीना वाजिद को निकाला और वहाँ पे जो है अपना बंदा लेके आए, अभी अपने हिसाब से वो चलाएंगे और उधर से जो है म्यांमार और दूसरा अपना इंडिया जो है इधर के हालात ख़राब करेंगे। और हो सकता है चाइना भी इससे में फ़ायदा उठाए। चाइना जो है वो बांग्लादेश को
अपने साथ मिलाए और चिकन नेक पे जो है वो कुछ ऐसी करे हरकत के उस जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं वो उनको के साथ जो है वो छेड़खानी की जाए। तो ये इंडिया को ज़ाहिर है बॉर्डर सिक्योर जो है वो करने पड़ेंगे और ज़्यादा, लाइक इसी चीज़ की तो फिक्र होती है ना इंडिया को कि अब जो बॉर्डर इधर से सिक्योर थे वो अब अनसिक्योर हो चुके हैं। अब वहाँ से जो है वो कोई भी वारदात शुरू हो सकती है, कोई टेररिस्ट आ सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म हो सकता है वहाँ पे। तो ये सारी परेशानी तो होती है मुल्क के, ज़ाहिर है जो बड़े हैं उनको होती है, हुकूमत को इस टाइम परेशानी टेंशन है इंडिया के, और लेकिन वो इसीलिए तो कहते हैं कि ला ठीक करें बांग्लादेश में, वरना हम खुद करेंगे। और हो सकता है कि इंडिया खुद करे, लेकिन ये है कि आलमी ताकतें डीप स्टेट यही चाहती है कि इंडिया के हालात ख़राब हो। जो शॉर्टकट जो हम बोल रहे हैं वो यही इन्होंने आरजे रौनक भाई ने भी बोला है, लेकिन अभी तक इंडिया के हालात ख़राब नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया यार सोच समझ रखता है, वहाँ के लोग भी सोच समझ रखते हैं। होंगे कुछ जो नहीं, जिनको सोच समझ होंगे वो हरकत करेंगे ऐसी, इनकी बातों में आएंगे, इनके साथ जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे और फिर वो हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुश्किल बहुत है इंडिया में करना, इंडिया कोई छोटा मुल्क तो है नहीं है। ये छोटे मुल्क में तो बहुत आसानी से काम किया जाएगा। पाकिस्तान का हालात देख लें, जो शुरू में एक झंडा आया था ना, स्टार्ट करें वीडियो उधर से ना, एक झंडा देखे, आधा पाकिस्तान आधा अमेरिका का लगा है, असल पाकिस्तान का झंडा वो है। तो समझ गए होंगे समझने वाले। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने जो कहा है आरजे रौनक भाई ने ठीक कहा है, इंडिया के हालात इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं और अभी तक तो नहीं हुए। आगे मेरी दुआ है ना ही हूँ यार, सारा कुछ ठीक ही रहे, और खुश नहीं होना चाहिए किसी की बर्बादी पे भी। बिल्कुल अगर हम कहें कि बिल्कुल अब हर किसी पे वक्त आ सकता है, जवाल रूज चलता रहता है, तो इसलिए किसी की बर्बादी पे खुश नहीं होना चाहिए। अब बांग्लादेश की बर्बादी पे हम खुश नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इस हद तक है कि चले वहाँ पे जो स्टूडेंट थे पहले उन्होंने हक लिया, वहाँ तक जहाँ तक जो है वो उनका कोटा सिस्टम ख़त्म हुआ था। तो लेकिन बाद में जो है दूसरी ताकतें पे पड़ गई और हिंदू पे जुल्म शुरू कर दिया, गलत कर रहे हैं वो, और बर्बाद हो रहा है बांग्लादेश अब। तो उस पे हम खुश नहीं हैं, और इसी तरह इंडिया भी अगर बर्बाद इस तरह कोई जुलूस निकलेंगे या कुछ ऐसा होगा तो हम खुश नहीं होंगे। तो मेरी तो दुआ यही है कि सारा कुछ ठीक रहे और ऐसा कुछ भी ना हो। और मुश्किल ही लगता है इंडिया में ये कर पाए कुछ ऐसा। इंडिया ना तो किसी से भीख मांगता है, इंडिया ना तो किसी से जो है वो नीचे लगता है, सर झुकाता है, अपनी मर्जी करता है, अपनी ज़ात पॉलिसी है उसकी, वो नहीं आएगा इनके झांसे में। बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो सकता है कहीं ना कहीं। आज रौनक ने जो पॉइंट थे पास्ट में हुई हैं चीज़ें उनको रिलेटेड किया है इनके साथ कि ये शुरू कहाँ से हुआ और क्या चीज़ थी और किन चीज़ों पर पॉइंट पे आप नज़र नहीं डाल रहे, उन पे ध्यान डालें। बीच में जो वो दहशत गर्दी वाला आंसर उन्होंने बीच में मेंशन किया, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ याद आ गई कि ये वैसे सवाल है एक सबके लिए है, मेरे जहन में भी आया कि यार अगर टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, बताया जाता है कि ये बंदा करप्ट है और ये ख़राब है और उसने ये हरकत की है, उसके बाद उसे दूसरी कंट्रीज जो हैं वो एक्सेप्ट क्यों करती हैं? ये लॉ होना चाहिए कि उस बंदे को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, क्योंकि भाई उस पे साबित हो चुका है उसने वो गुनाह किया है। और दूसरी कंट्री को नहीं पता भाई ये इस इल्ज़ाम में ये दहशत गर्दी वाले ये फैक्ट है जो वो उनके ऊपर बम वाला हमला करवाना, 24 बंदे मर गए, वो भी मर सकते थे, नवाजी जो है उनको ही मारने की कोशिश थी बेसिकली। तो एक बंदा उसमें मुलव्वस है, वो दूसरी कंट्री में जाके शरण ले रहा है और उसे वो वहाँ की नेशनलिटी दी जा रही है, क्यों? मतलब लॉ जो है अगर बाहर बाहर के मुल्कों में या और कंट्री भी कर ले, कोई भी यूरोपियन कंट्री ना लें, ठीक है, और वो भी शरण दे देते हैं, वो भी जगह दे देते हैं कि मोस्ट वेलकम जी आए थे। हसीना वाजिद वाला केस अलग है, क्योंकि वो देती है, वो उनकी तो ये सारी साजिशें होती हैं उनकी। नहीं वो मैंने इसलिए बीच में मेंशन कर दिया कि वो उन कंट्रीज को निकाल दें, दूसरी कंट्रीज को ले लें, ठीक है, अरब कंट्रीज जो हैं उनकी बीच में नहीं होगी, कुछ भी उनका लेना देना नहीं होगा, लेकिन वहां पे जाएंगे तो अक्सर औकात वहां पे भी वो स्टे कर लेते हैं, ठीक है, फॉर अ लाइफ टाइम। हो सकता है उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो वहां पे, वट एवर जो भी हो, लेकिन कानून होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये बंदे फिर वहां पे, ठीक है, इसमें ये भी सवाल आएगा बीच में आप लोगों का कि यार वहां पे वो लोग रहते हैं, वो उनको वेलकम कर लेते हैं, उनको वेलकम करके उनको एक किस्म का जैसे वो ऑनर किलिंग वाला हिसाब नहीं होता कि आपको बंदे मिल जाते हैं, मोहरे मिल जाते हैं और उनको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मुल्क में कहीं खराबी पैदा करनी हो, बांग्लादेश का तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान में, खराबी पैदा करने के लिए वो बंदों को यूज़ करते हैं, ये भी एक ट्रेजेडी हो सकती है। सेकंड थिंग, उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं इंडिया में और बंदर की पूंछ बने हुए हैं और छलांगे मार रहे थे,
मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि उनको नहीं पता कि वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं और वो किस तरह बांग्लादेश के साथ इंडियन के रिलेशन है, ठीक है। पाकिस्तान की बात होती तो डिफरेंट होता कि लोग सोचते नहीं है, रोटी कपड़ा मकान से आगे उनकी सोच ही नहीं है। लेकिन इन इंडिया, ठीक है, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है पढ़ी लिखी है और वो किस तरह नहीं सोच रहे थे कि यार अगर ये है कि आगे की नहीं सोची उन्होंने कि आने वाले वक्त में हम अगर ये करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि बांग्लादेश तबाह हो जाए या कुछ हो जाए, तो उनमें जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं सेम हमारी तरह, उनके साथ क्या होगा। इन्होंने जो वो सिनेरियो सोचे ही नहीं था, असल प्लान ही वही था। अली भाई ने बीच में मेंशन किया, मुझे भी लगता था कि यार स्टूडेंट का वो कोटे वाला सिस्टम था उनका, तो वो उन्होंने क्लियर आउट करवाना था, उसके लिए सारी जंग हो रही थी। बेसिकली स्टूडेंट उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन पीछे जो गेम चल रही थी वो कुछ और थी, वो उन्हें समझ नहीं थी। और उन्होंने उस थ्रू वो स्टूडेंट से अपना काम भी निकलवा लिया। उन्होंने कहा कि लोहा गर्म है, अभी चोट मारने का वक्त है। उन्होंने सही टाइम पे सही चीज़ की और वही जो है वो फिर पीछे ताकतें जो थी वो अपना काम कर गई और एक मोमेंटम बना हुआ था, उस मोमेंटम के थ्रू उन्होंने वो सब कुछ जनाब वो कर दिया। अगर होता कि उस सिनेरियो में स्टूडेंट ने 2-4 घरों को डैमेज किया है, हिंदू घरों को, ठीक है, या उनकी लड़कियों के साथ मतलब उन्होंने जुल्म ज्यादती की है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, माजरत के साथ किसी को बुरा लगे, एग्जांपल है सिर्फ, तो फिर कहा जा सकता था एक भीड़ थी और चल रहा था मोमेंटम में वो चीज हुई। लेकिन वो सब कंप्लीट होने के बाद मतलब वो उनको निकालने के बाद जीनाबाजी चली गई हैं, उसके खत्म हो बाद गया। हिंदुओं पे जुल्म हुआ है ना। उसके बाद वो सिनेरियो शुरू हुआ, तो सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि क्यों, उसके बाद क्यों। मतलब ये पहले होता तो वो एक अलग सिनेरियो था, उसमें था कि स्टूडेंट थे, जोश में थे, वो उसी सिनेरियो में, उसी मोमेंटम में कर गए। लेकिन अबव दैट वो बाद में करना, वो जो है वो दर्शाता है कि भाई पीछे ताकतें थी, उनका प्लान था और उन्होंने उनको उसको पूरा करना था, ठीक है। और वो जो यहाँ पे बांग्लादेश में जमातें थी वो इस चीज़ पे पहले से जोर लगा रही थी कि इन हिंदू लोगों को यहाँ से निकाला जाए और ये शुद्ध जो है एक किस्म का मुस्लिम कंट्री बने, जैसे उनकी सोच थी। तो कहीं ना कहीं सिनेरियो जो है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है, नो डाउट, ठीक है। कहीं ना कहीं हम कहते तो है कि यार दूसरी मिनॉरिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, अंदर से हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। जब उनके हक सच की बात आती है या कुछ ऐसी चीज़ आती है तो हम बैक फुट पे हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं करते। तो वो चीज़ वहाँ पे भी नजर है। मुझे लगा कि अगर बांग्लादेशी, मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था कि अगर बांग्लादेशी सही मुसलमान होते, इंसानियत को प्रेफर करते, तो वो कभी भी ये जुल्म ज्यादती ना होने देते। कोर्ट के थ्रू अगर कोई फैसला आता कि यार हिंदू यहाँ पे नहीं रह सकते, ये रीजन है या ये वजह है, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता और फिर मुसलमान जो है उसके ऊपर, जो मुस्लिम थे वहाँ पे, वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेते या कोई बातचीत होती तो फिर बनता था। और विदाउट एनी रीजन, ठीक है, बाहर वाली ताकतें आपको कठपुतली बना रही हैं, नाच नचा रही हैं। पाकिस्तान की हालत देख लें क्या हो गई है, ये बांग्लादेश ने भी अपनी हालत वैसे कर ली है। इंडिया सिक्योर करना चाहता है कोर्ट उस- का आपने कहा, कोर्ट का क्यों फैसला भी माना जाए, क्योंकि वो हिंदुओं का मुल्क नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट अगर फैसला करता, मैंने एग्जांपल दिया है कि कोर्ट अगर करता, अगर ये सारी सिचुएशन ना होती, ठीक है, कोर्ट अगर चवल मार जाए तो जरूरत नहीं उस चवल को सुने। यही चीज है ना। आप ये कोर्ट अभी कोर्ट चवल मारे, मिसाल के तौर मिसाल ही दे रहा हूँ आपको कि कोर्ट चवल मारे तो जनाब अवाम जो है चढ़ दौड़ेगी हर किसी के ऊपर। पीछे से हुक्म आ गया, वो जमातें बीच में आ गई, वहीं के 2 नंबर बंदे जो हैं, ठीक है, खबरिए कह लें, वट जो भी कहना चाहते हैं आप, वो जो है वो भी साथ मिल गए। उन्होंने अंदर की खबरें दीजिए, ये चल रहा है, इस तरह होगा, हम प्लान करेंगे, हम बंदे लेके आएंगे, सारा एक प्री प्लान था, उन्होंने किया, ठीक है। अब ये जब सारा सिनेरियो हो सकता है, होप्स हो कि यार ये खत्म हो जाए, ये सारा सिलसिला रुक जाए, थम जाए, मैं चाहता हूँ कि थम जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद बातें जो बाहर आएगी वो इसी तरह की होंगी, ठीक है, लोगों का रवैया इसी तरह का होगा। हिंदू सनातन धर्म के लोग कुछ थे जो हमने लास्ट वीडियो की थी जिसमें वो रिएक्ट भी कर रहे थे, और वो वाकई मैं कहूँगा कि उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन लोगों को वाकई जिक्र है, क्योंकि वो सेम सिचुएशन पाकिस्तान की तरह की, कोई और मिनॉरिटी को उठ के बंदा कह दे कि यार हमें हम हुकूक नहीं मिल रहे, हमें हमारा हक दिया जाए, ये और वो, तो वो इतने मुस्लिम होने के बावजूद वो मिनॉरिटी का बंदा जो है
वो जो है वो किस तरह सर्वाइव करेगा। बाद में उसे पता होगा कि यार किसी मुस्लिम की दुकान पे मैंने जाके बाल कटवाने हैं या कुछ करने हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए सर्वाइव करना। उसे वो चीज़ भी देखनी होती है। लेकिन जब सिचुएशन इस तरह की चल रही हो, मार-धाड़ चल रही हो और आपके दीन धर्म को तबाह किया जा रहा हो, तो फिर मेरे ख्याल में बाहर निकलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है। कहीं न कहीं इंडिया जो है स्टेप लेट कर रहा है लेने में। आई डोंट नो, मुझे लगा कि जैसे मोदी साहब ने वहाँ पे ट्वीट किया उसके बाद वो थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे और चीज़ें जो है साफ शफाफ नज़र आना शुरू हो जाएंगी और मसले जो है रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिन ब दिन जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं चीज़ें और आई डोंट नो कब रिजॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है गुस्से में हैं और वो चीज़ नज़र आती है उनके कमेंट्स में भी और उनके ट्वीट्स में भी और जहाँ पे भी होते हैं। लेकिन वही हिसाब है कि वो कर कुछ नहीं सकते, जब तक हुकूमत स्टेप नहीं लेगी वो भी कुछ नहीं कर सकते। होप फॉर गुड जी, इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, इन्होंने 3-4 पॉइंट जो है बीच में मेंशन किए हैं और बाकी डिटेल निकाल के लेके आते हैं और आपके ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ऊपर है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।